हेलो एवरीवन, वेलकम टू सानिक्स। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7th हिस्ट्री एनसीईआरटी। इससे पहले हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी को कंप्लीट कराया है, वो भी हैंड रिटन नोट्स और इजी फ्लो चार्ट के माध्यम से। आप उसको प्लेलिस्ट से कवर कर सकते हैं, बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन कराया गया है। और आज से हम 7th की एनसीईआरटी शुरू करने जा रहे हैं। जो 6 क्लास की एनसीईआरटी थी वह थी हमारे अतीत फर्स्ट, जिसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री को कवर किया था। यह जो 7th क्लास की एनसीईआरटी है यह है हमारे अतीत सेकंड, इसमें हम मध्यकालीन भारत को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी विषय सूची पर बात कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हमें पढ़ना है प्रारंभिक कथन, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। उसके बाद हम राजा और उनके राज्यों को पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। उसके साथ ही ईश्वर से अनुराग, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो ये सब हम क्लास 7th की एनसीईआरटी में कवर करने वाले हैं, जिसमें मध्यकालीन भारत की आपका एक जो बेसिक है वो बन जाएगा। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट जो कि है प्रारंभिक कथन, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या सीखेंगे। हम इस चैप्टर के अंतर्गत सीखेंगे कि मानचित्रों में किस प्रकार से बदलाव हुआ, नई और पुरानी शब्दावली क्या हैं, और हम जानेंगे कि इतिहासकार और उनके स्रोत, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह के बारे में बात करेंगे, क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम पुराने और नए धर्म के बारे में बात करेंगे और हम बात करेंगे समय और इतिहास के कालखंडों पर। अब हम देखते हैं सबसे पहले मानचित्रों में क्या बदलाव होते हैं। देखिए यहाँ पर ये 2 मानचित्र हैं, ये मैंने एनसीईआरटी से ही लिए हैं, आप इनको देख सकते हैं। ये जो पहला वाला मानचित्र है ना, ये जो 1 नंबर वाला मानचित्र, 1 मिनट, ये जो 1 नंबर वाला मानचित्र है ना, ये 1154 ईस्वी में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1154 ईस्वी में। और अल इद्रीसी का नक्शा है, ये अल इद्रीसी का नक्शा है, 1154 ईस्वी में बनाया गया था। इसमें जो दक्षिण भारत है ना उसको ऊपर की तरफ दिखाया गया है। ये जो दक्षिण भारत है ना इसको ऊपर की तरफ दिखाया गया है, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर ही दिखाया गया है। श्रीलंका का द्वीप कहाँ दिखाया गया है? ऊपर। और ये फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 के दशक में बनाया था ये वाला नक्शा, ये वाला दूसरे नंबर वाला नक्शा। तो ये जो नक्शा है ना ये आज के नक्शे से काफ़ी मिलता जुलता है। देखिए आप, ये श्रीलंका साउथ में है, इसी प्रकार से ये जो नक्शा है वो फ्रांसीसी मानचित्रकार ने बनाया था। अब हम कुछ नई और पुरानी शब्दावली पर बात करेंगे। 2 शब्द हैं जैसे कि हिंदुस्तान और परदेसी। हिंदुस्तान का क्या मतलब हुआ करता है? हिंदुस्तान, देखिए हिंदुस्तान जो नाम है, जैसे 13वीं शताब्दी में ना, 13वीं सदी की बात है, 13वीं सदी की, कब की बात है? 13वीं सदी की। तो इसका जो वर्णन है ना वो मिनहाज ए शिराज ने किया है, और उन्होंने जो दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र है उसके लिए हिंदुस्तान शब्द का यूज़ किया था। पंजाब, हरियाणा और गंगा के बीच का क्षेत्र जो दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र था, मिनहाज ए सिराज ने इसी क्षेत्र के लिए हिंदुस्तान शब्द का यूज़ किया था। कब? 13वीं शताब्दी में। उसके बाद 16वीं शताब्दी में बाबर ने इसका उपयोग किया उपमहाद्वीप के जो भी भूगोल, पशु पक्षी और संस्कृति होती थी उसके लिए। उसके बाद आधुनिक वर्तमान में तो इसको आधुनिक राष्ट्र राज्य के रूप में जानते हैं हिंदुस्तान को। और आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा। आप ये कमेंट में बताएंगे कि भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा। उसके बाद परदेसी क्या होता है? देखिए मध्यकाल में जो शब्द है ना, किसी गांव में अगर कोई अन्य व्यक्ति आता था ना बाहर से तो उसको परदेसी कहते थे, फिर चाहे वो दूसरे गाँव का हो। एक गांव में अगर किसी दूसरे गांव से भी इंसान आ रहा है तो उसको परदेसी कहा जाता था। लेकिन वर्तमान में जो परदेसी है इसका शब्द है जो विदेशी हैं, जो बाहर रह रहे हैं, जो देश से दूर रह रहे हैं, उनको हम परदेशी कह देते हैं। अब हम जानेंगे कि इतिहासकार और उनके स्रोत। देखिए स्रोत हमने ये चीज़ें पहले भी पढ़ी हैं, और 7th क्लास की एनसीईआरटी बहुत बेसिक है, एकदम लोड नहीं लेना, आराम से पढ़ना है। तो देखिए जैसे सिक्कों से हमें जानकारी मिलती है, शिलालेख, स्थापत्य शाती, कुछ लिखित सामग्रियां भी मौजूद हैं। अब कागज़ के बारे में जान लेते हैं, कुछ कागज़ का मूल्य किस प्रकार से है। देखिए 13वीं सदी में कागज़ बहुत महंगा हुआ करता था। कब की बात कर रहे हैं हम? 13वीं सदी की। तो 13वीं सदी में जो कागज़ है ना वो बहुत महंगा हुआ करता था, और 14वीं शताब्दी तक कागज़ धीरे धीरे 14वीं शताब्दी तक कागज़ सस्ता हुआ, और
बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा। जब कागज सस्ता होगा तो फिर क्या हुआ, धर्म ग्रंथ लिखे जाने लगे, शासकों के वृत्तांत लिखे जाने लगे, संतों ने लेखन कार्य शुरू किया, यानी कि लेखन कार्य तेजी से हुआ 14वीं शताब्दी में, जब कागज सस्ता हो गया था। और पांडुलिपियों की क्या समस्या होती थी, जैसे आपने पहले पढ़ा था, पांडुलिपियां होती थी जो भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी और ये हिमालय क्षेत्र में पाया जाता था। अब पांडुलिपियों की क्या समस्या होती थी, जो पांडुलिपियां थी ना, वो ऐसा था, पहले छापे खाने नहीं थे और हाथ से ही लिखते थे, लिपिक नकल करते थे। तो नकल करते समय क्या होता होगा, काफ़ी बार शब्द गलत लिख जाते होंगे और वाक्य बदल जाते होंगे, और सदियों बाद जो भी मूल ग्रंथ होंगे, प्रतिलिपि होंगी, उनमें कुछ ना कुछ अंतर आएगा। तो ये पांडुलिपियों की समस्या होती थी। और दो प्रकार की पांडुलिपि होती थी, एक होती थी नस्तलिक और एक होती थी सिकस्त। जो नस्तलिक होती थी ये साफ होती थी और पढ़ने में आसान होती थी, और सिकस्त होती थी अधिक सघन और अधिक कठिन होती थी। अब नए सामाजिक और राजनीतिक समूह बनना शुरू होते, जैसे कि प्रौद्योगिकी आती, प्रौद्योगिकी में सिंचाई के लिए रहट का निर्माण होता है। रहट से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, जो 2025 का पीटी हुआ था, उसमें पूछा गया था रहट क्या है। इसके बारे में आप और जानकारी इकट्ठा कीजिएगा कि रहट क्या है। उसके बाद कताई के चरखे और युद्ध में अग्निशास्त्र का यूज़ होने लगा था, और नई फसलें और खान पान जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी, ये सब आने लगे थे। और क्या हुआ, यह परिवर्तन नई तकनीकों और विचारों के साथ साथ बाहर से आए लोगों द्वारा लाए गए थे। और ये सब जो परिवर्तन आ रहे थे, कैसे आ रहे थे, जो भी बाहर से लोग आ रहे थे उनके कारण ये सब परिवर्तन आने लगे थे। अब राजपूत और जाति व्यवस्था क्या है, देखिए, राजपूत का मतलब होता है राजा का पुत्र। राजपूत का मतलब मैंने क्या बताया, राजपूत का पुत्र। 8वीं और 14वीं सदी की बात है ना, ये योद्धाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता था। राजपूत जो शब्द है ना, वो योद्धाओं के लिए यूज़ किया जाता था। कुछ अन्य लोग भी हुए, जैसे कि मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ लोग। जाति क्या है, जो समाज है ना, वो वर्णों की बजाय, पहले आपने पढ़ा था वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, है ना, लेकिन धीरे धीरे यह वर्ण व्यवस्था बहुत ज़्यादा मजबूत होने लगी। लेकिन अब वो क्या हुआ, मध्यकाल में ये जो वर्ण व्यवस्था खत्म ही हो गई, जाति व्यवस्था बनने लगी, अलग अलग जाति से लोग होने लगे। तो अब एक जाति पंचायत भी होती थी। जाति पंचायत का मतलब होता है अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करती थी। जो भी एक सेम जाति के लोग रहते थे उनके लिए जाति पंचायत बनाई जाती थी। वो अपने ही जो समूह के लोग होते थे उनके व्यवहार को क्या करती थी, नियंत्रित करती थी। अब हम जानेंगे क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में। तो प्रमुख राजवंश होते हैं, जैसे कि चोल वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और मुगल, ये सब जो प्रमुख साम्राज्य होते हैं। और सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य, जिसमें विशाल साम्राज्य जो अनेक क्षेत्रों में फैला, जैसे गयासुद्दीन और बलबन का साम्राज्य बंगाल से अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। इनके बारे में भी हम आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे। और पतन कैसे होता है, मुगल वंश के पतन के बाद क्या होता है, 18वीं सदी के बाद क्षेत्रीय राज उभरने लगते हैं, छोटे छोटे, है ना। तो आगे फिर भाषा और क्षेत्र के बारे में बात कर लेते। देखिए, अमीर खुसरो थे, 1318 ईस्वी की बात है। अमीर खुसरो, इन्होंने इनकी कुछ प्रमुख भाषाएं, जैसे कि सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री जो कि कर्नाटक वाले क्षेत्र में बोली जाती थी, तेलंगानी जो कि आंध्र प्रदेश में बोली जाती थी, गुजरी जो कि गुजरात में, और मावरी तमिलनाडु में, और गोंडी जो भाषा है वो बंगाल में बोली जाती थी। साथ ही इन भाषाओं के अतिरिक्त भी एक संस्कृत भाषा हुआ करती थी। संस्कृत जी थी वो किसी एक विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं थी। जैसे ये जो अन्य भाषाएं हैं ये विशेष क्षेत्र की हैं, लेकिन संस्कृत कोई विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं हुआ करती थी। इस भाषा को केवल ब्राह्मण ही जानते थे, आम जनता नहीं जानती थी, जो संस्कृत भाषा हुआ करती थी। आगे हम पुराने और नए धर्म को पढ़ लेते हैं। तो पुराने और नए धर्म, हिंदू धर्म के बारे में जानेंगे और इस्लाम धर्म के बारे में जानेंगे। जो हिंदू धर्म है ना, इसमें क्या होता था, नए देवी देवताओं की पूजा स्टार्ट हो गई और राजाओं ने मंदिरों का निर्माण शुरू कर दिया। राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया और समाज में ब्राह्मणों का महत्व बढ़ा। साथ ही संरक्षकों का समर्थन मिलना शुरू हुआ और भक्ति की विचारधारा का भी उदय होने लगा। और इस्लाम धर्म की शुरुआत 7वीं सदी में होती है। व्यापारियों के द्वारा जो कुरान शरीफ है ना, उसका संदेश भारत में लाया जाता है व्यापारियों के द्वारा 7वीं सदी में। किसका संदेश, कुरान शरीफ का संदेश। और इसमें दो लोग होते हैं, सिया और पैगंबर, सिया और सुन्नी। तो जो सिया होते हैं ना, उनको पैगंबर के दमाद अली के समर्थक माना जाता है।
और जो सुन्नी है ना वो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकारते हैं। इस प्रकार से इस्लाम में 2 अलग-अलग लोग होते हैं, शिया और सुन्नी, इसको याद रखेंगे। अब हम जानेंगे समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार करेंगे। तो देखिए जो ब्रिटिश का क्लासिफिकेशन है ना इतिहास का, उसमें जो इतिहास है वो है हिंदू और दूसरा मुस्लिम और तीसरा ब्रिटिश। इस आधार पर किया गया है कि जैसे पहले मतलब ब्रिटिश जो क्लासिफिकेशन है, लेकिन देखिए यह विभाजन धर्म आधारित था इसलिए इसको माना नहीं गया है। तो एक अन्य मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, वह क्या है? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन काल के बारे में हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी में थोड़ा बेसिक पढ़ा था, आगे और भी है इसके बारे में पढ़ने को, जब आगे की लेक्चर लेंगे तब इसको कवर कर लेंगे डिटेल में। और मध्यकाल में हम कृषक साम्राज्य का विस्तार पढ़ेंगे और क्षेत्रीय रियासतों का उदय किस प्रकार से होता है, इस्लाम का आगमन, यूरोप से व्यापारिक कंपनियों का आगमन स्टार्ट हो गया था मध्यकालीन भारत में ही, इसको भी हम कवर कर लेंगे इसी चैप्टर में। अब निष्कर्ष क्या है कि जो 1000 वर्षों की पड़ताल है, इसमें निष्कर्ष में देखिए क्या है, 700 से 1750 ईस्वी के बीच की बात हो रही है कि भारत में प्रौद्योगिकी, खान पान, भाषा, धर्म और राजनीति के विशाल परिवर्तन होता है। और मध्यकाल जो होता है वो सिर्फ रूढ़िवादी नहीं था। ऐसा कुछ लोग मान लेते कि मध्यकाल बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी था, ऐसा नहीं था। मध्यकाल था वो सिर्फ रूढ़िवादी नहीं था, बल्कि इसमें निरंतर बदलाव और विकास होता गया। इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने क्लास 7 हिस्ट्री एनसीईआरटी का पहला अध्याय कवर किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और बाकी के लेक्चर्स हम इसी प्रकार से कवर कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।